नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, जब से आपका यूपीएलटी ग्रेड 2025 का वैकेंसीज नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो लगभग 7,400 लगभग 66 पद हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों और हैंडीकैप तीनों आपके वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस फॉर्म को भरने से पहले बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर, हम ओबीसी सर्टिफिकेट मेरा कब से कब तक मान रहेगा। सर, हम ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस जो है सर्टिफिकेट कब तक मान रहेगा। हम सर एससी एसटी से आते हैं, सर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, और जो हमारा सर्टिफिकेट है ये वैलिड है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रकार से समस्या में हैं। मूल निवास को लेकर है, कुछ बच्चे कह रहे सर जी हम जो है यानी मूल निवास जो है यहाँ का बना है, वर्तमान समय कहीं और रह रहे हैं, तो कौन सा सर वैलिड रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए सारी समस्या का समाधान करने के लिए मैं आया हूँ। और आप परेशान ना होइएगा, अगर आप पूरी आप कह सकते हैं इस सेशन को देखोगे तो आपकी जो भी समस्या होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले किसी भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हो तो आपको एक डिटेल नोटिफिकेशन दिया जाता है कि कहाँ से क्या क्या वही मांग रहे हैं, किन किन बातों ध्यान रखना है। तो आपने डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा। मुझे उम्मीद है जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो मैं उसको कवर कर दे रहा हूँ। आप देख रहे हो साथियों, इसमें बात की गई है कि आपका चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे आपको ओबीसी हो, चाहे आपकी ईडब्ल्यूएस हो, ये सर्टिफिकेट जो है कौन सा कब तक वैलिड रहेगा, किसका मान्य है, किन किन बातों को ध्यान रखना, सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आपको तीन बातों में हम बात करने वाले हैं। पहली बात आपका मूल निवास को लेकर, दूसरी बात आपको एससी एसटी सर्टिफिकेट को लेकर, तीसरा आपको ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर, और चौथा आपका ईडब्ल्यूएस को लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों, आपको पता है कि आपका ओबीसी से लेकर बात करिए या एससी एसटी की बात करते हैं तो कब किसका वैल्यू है, कब तक मान है, तो सारी चर्चा कर ले रहा हूं। सबसे पहले अगर आप देखोगे साथियों, यहां पर हम पहले बात करते हैं जाति को लेकर। ठीक है, जात को लेकर बात करते हैं तो जाति जो कास्ट की अगर बात करते हैं तो यहां पर आपने देखा भी होगा, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं। जैसे ओबीसी की अगर बात की जाएगी या एससी एसटी की बात करते हैं, पहले एससी एसटी से जो व्यक्ति बच्चा आते हैं उनका साथियों एक बार सर्टिफिकेट बन जाता है तो वो जीवन पर्यंत आपका वैलिड रहता है। कैसा रहता है मेरे से, जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं। कारण क्या होता है साथियों, ये एक बात ध्यान रख लेना, जब भी आपको एससी एसटी सर्टिफिकेट बनता है तो आप जो है ये ऑफिशियल यानी सत्यापित या कह सकते हैं ये पंजीकृत होना चाहिए जो ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये यानी कह सकते हैं आपका बिल्कुल मान्य है। एक बार अगर आपका बन गया है तो आपकी वैलिड रहेगा, किसी प्रकार कोई समस्या इसमें नहीं है। जो भी बच्चे यानी 40 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, एससी एसटी से आ रहे हैं, तुम्हें पता है इसमें आपको 5 वर्ष की आपको एक्स्ट्रा में एज छूट दी गई है, तो उसका आप लाभ ले सकते हो, यह भी आपको पता हो गया होगा। तीसरी बात आपके दिमाग बनना हो, सर जी जाति जो है एससी एसटी से किससे बनती है। जैसे कोई महिला है, महिला की शादी हो गई, कहीं और हुई है, तो उसके नाम से सर्टिफिकेट बनेगा कि सर जी पिता के नाम से बनेगा। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जैसे कोई बच्ची है, कोई लड़की है, कोई बहन है, वो है जो यानी उसकी शादी किसी जर्नल परिवार में हो जाती है, वो एससी एसटी से आती है, तो जो उसकी यानी कह सकते हैं उसकी कास्ट जो है यानी जो जाति है वो यानी कह सकते हैं उसके परिवार के जो पिताजी है उससे ही नापी जाएगी, उसी से रिलेट रहेगी, ना कि पति से। तो यहां पर लिख भी दिया है कि जाति को अगर एससी एसटी से लेकर है, ये जो है यानी पिता पक्ष से होगा, ना कि पति से। यह विशेष आपको ध्यान रख लेना है। ऐसा तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, यानी कि हम एससी एसटी से नहीं है, हम जर्नल से हैं, हमारी शादी किसी और से हो गई है, तो हम कह सकते हैं उसके यानी कह सकते लाभ ले सकते, ऐसा नहीं है। पिता के कह सकते पक्ष से ही आपकी यानी कास्ट जो आपका सर्टिफिकेट एससी एसटी का निर्धारित होगा। ये बात आपके दिमाग में बैठा लो। आगे बात करते हैं, ये तो बात आपकी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं साथियों ओबीसी को लेकर। जो ओबीसी से है साथी सर, अभी हम ऑफिशियल भी आपको दिखा देंगे, परेशान ना होना। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो इनकी मैक्सिमम अगर देखा जाए आपका 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है, आपको पता भी होना चाहिए। लेकिन इसमें तो यानी कह सकते चीजों को, जो ओबीसी को 2 तरीके से वर्गीकृत किया गया है कास्ट। पूछो क्या, आपको यानी कह सकते हैं क्रीमी लेयर और दूसरा है नॉन क्रीमी लेयर। जिसमें अगर बात करते हैं, अगर पिता या परिवार की वार्षिक आय जो है आपकी 8 लाख से अधिक हो रही है, या आपके घर में आपके पिताश्री की आपके ग्रेड ए पर अगर जॉब है, तो आप जो है यानी कह सकते ओबी सर्टिफिकेट के आपको प्राप्त नहीं होगा। ये विशेष आपको ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपका यानी कह सकते 8 लाख से आपकी इनकम कम है पूरे साल की, और साथ साथ यह है ओबीसी प्रमाण पत्र आपके लिए योग्य है, एलिजिबल है, ये भी आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहली पहली बात, कुछ बच्चे कह रहे हो सर जी यानी कि ऐसा भी नहीं देखा जाए, जैसे कोई फार्मर है या कोई किसान है, साथ साथ कोई यानी कि कह सकते हैं ढाबा है, होटल है, किसी का यानी कोई बिजनेस है छोटा मोटा, तो उसमें इतनी और एकदम नहीं इंक्रीज देख ली जाती है कि एक डबल हो जाए सीधा। अगर मेरी आय जो है पूरी साल की 3 लाख है,
हम अगले साल थोड़े प्रॉफिट कर लेते 4 लाख कर लेंगे, हम 5 लाख कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना 9 लाख 10 लाख कर लेंगे, है ना। तो उसके आधार पर देखा जाए ये 3 वर्ष के लिए वैलिड रहती है, लेकिन ये ऑफिशियल अगर देखा जाएगा कैसा ई डिस्ट्रिक्ट जो आपका ऑफिस वेबसाइट है उस पर पंजीकृत होनी चाहिए, ये विशेष आपको ध्यान रख लेना है। साथियों बात करते हैं जो आपको क्रीमी लेयर जो होता है इसकी वार्षिक आय अगर बात करते हैं, पारिवारिक की आय जो होती है वार्षिक अगर रूप में देखा 8 लाख से अधिक होती है तो ये यानी कह सकते हैं आपका ओबीसी कह सकते हैं सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये विशेष आपको ध्यान रख लेना है। ये भी बात आपकी तय हो गई होगी, समझ में आया होगा। अब यहां पर एक और चीज दे रखी है साथियों, ईडब्ल्यूएस को लेकर समस्या पड़ रही है सर, ईडब्ल्यूएस जो है यानी कि जो हमारा है, हम कब तक मेरा बैलेट हमने बनवाया था 2024 बनवाया था, क्या अभी मान्य रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप पर देखा होगा अगर वित्तीय वर्ष की अगर देखा जाएगा, वित्तीय वर्ष जो होता है आपको 1 अप्रैल से देकर 31 मार्च तक होता है, आपको पता है कि नहीं पता है, नहीं पता तो बस जान लो। जो आपका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, आप देखो साथियों अभी आपका फॉर्म निकला है, आपका एलटी ग्रेड का हम सपोज दैट मान लेते एलटी ग्रेड जो आपकी भर्ती आई है यूपी एलटी ग्रेड जो आपकी भर्ती आई 2025 में, ये कब नोटिफिकेशन आउट हुआ है आपको जुलाई में, ठीक। जिन बच्चों का यानी कि मार्च से मेरे बच्चे या कैसे अप्रैल से पहले का बना हुआ है, जैसे जनवरी में आपने अगर बनवाया होगा ईडब्ल्यूएस, तो अब आपका वो मान्य नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे मान्य वो होगा, ये विशेष ध्यान रख लीजिएगा, जो आपका यानी कह सकते हैं अप्रैल के बाद जो बना होगा वो आपका वैलिड रहेगा, ये विशेष ध्यान रख लेना है, यानी कि 2025-26 वाला मान्य रहेगा ये ईडब्ल्यूएस जो है 1 साल के लिए मान होता है, 1 साल के लिए वैलिड किया जाता है, ये भी तुम्हें पता है, और वो भी इनकम को देखते हुए उसके आधार पर क्या किया जाता है, ये बनाया जाता है, ये भी विशेष ध्यान रख लेना है। और विशेष आपको ध्यान रख लेना है, अब तुम सोच रहे हो सर जी यानी कह सकते हैं हमारी जुलाई वर्तमान चल रही है, हम जो अभी अगर बनवा रहे हैं तो क्या ये एलिजिबल रहेगा। देखिए साथियों आपको पता होना चाहिए कि आपका लास्ट डेट जो आपकी है यूपी अल्टी ग्रेड की लास्ट डेट आपकी जो भी आपका दे रखा फॉर्म की, अगर उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके वैलिड हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल आपके तैयार हैं, तो वो मान्य होंगे। अगर आपके डेट के बाद जो लास्ट डेट के बाद अगर आपका यानी बनवा रहे हो डॉक्यूमेंट्स जो भी आए या निवास या कैसे जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो मूल निवास, तो वो मान्य नहीं रहेगा, इससे पहले ही आपका मान्य है, ये विशेष आपको ध्यान रख लेना है। अब आपके दिमाग बनना होगा साथियों, ये बात है कि आपको इसमें क्या देखी जाती है, आय देखी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रख लीजिएगा, आपको कौन सा वैलिड रहेगा 2025 में अप्रैल बाद जो बनवाया है वो आपका वैलिड रहेगा इसमें। ये नहीं कि आपको 24 वाला इसमें लगा दो, 24 वाला आपका यानी कैसा 31 मार्च तक वैलिड था, 31 मार्च के बाद हमने बनवाया हो तो वही मान होगा, अभी उससे पहले वाला नहीं होगा, ये ध्यान आपको रख लेना है। लेकिन आय आपकी कौन सी देखी जाएगी, वो आय आपको पिछली वाली देखकर बना दिया जाएगा, ये विशेष आपको ध्यान रख लेना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लो। आपके बात दिमाग में एक और आ रहा होगा समस्या आपकी, ये मूल निवास को लेकर। मूल निवास सभी का एक ही होता है, जैसे आप गांव से हटकर आपने गांव में जमीन जायदाद सभी बेच के आप शहर में रहने लगे, अब शहर में तुमने मकान इत्यादि बनवा लिया, अब तुम्हारा वहीं पर रहना, सारी चीजें सारे प्रयास रहना है, तो आपका मूल निवास आपका वही रहेगा। मूल निवास जो है हर बार तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं होती, वो बात अलग है कि आप बिल्कुल राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य चले जाओ, या आप बिल्कुल यानी कह सकते हमेशा अदल बदल करते रहो, तो समस्या देता पड़ता। एक ही कुछ व्यक्तियों का, हर व्यक्ति का एक ही मूल निवास स्थान हो जाता है कि मेरे भाई ये मेरा मूल निवास स्थान है और हमारा यही यहाँ पर कह सकते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है आपको सभी को होता है, ये हर बार नहीं बनवाया जाता है, ठीक है। लेकिन साथियों जो महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, जो शादी से पहले किनके लिए कैसे निवास किनके लिए माना जाता है, किनके पिता पर रखा जाएगा या किस पर रखा जाएगा, या शादी होने के बाद कौन सा स्थान हो जाएगा मूल निवास प्रमाण पत्र जो बनता है, तो इन दोनों को लेकर मैं क्लियर कर दे रहा हूं। जो बच्चे मैरिड हैं, जो बहन बेटियां हमारी मैरिड है, शादी हो चुकी है, वो उनका जो है आपका मूल निवास जो बनेगा वो पति के पक्ष के हिसाब से बनेगा। जो उनका पति जहां पर रह रहा होगा, जहां पर उनका घर होगा, उसी के आधार पर यानी कि मूल निवास बनेगा। ये विशेष ध्यान रखो, जो विवाहित है, मैरिड है फीमेल, जो अनमैरिड है वो आपके यानी पिता के ऊपर रहेगा, तो पिता पक्ष के तरीके से पिता पक्ष जहां पापा हैं, माता श्री हैं, पिता श्री हैं, जो भी परिवार सदस्य रहते हैं, अगर आप विवाहित हैं तो वो किस पर जाएगा, आपको पिताजी पक्ष पर जाएगा। ये विशेष आपको ध्यान रखना, मूल निवास बन जाएगा आपका, ठीक है। ये भी बात आपकी क्लियर हो गई होगी, हमने कास्ट को लेकर तीनों चारों चीजें आपकी क्लियर कर दी। अब सोच रहे हो सर जी ये ऑफिशियल कहां दे रखा है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर पढ़ा हो ना पढ़ा हो, यहां पर देखोगे आप लोग पेज नंबर आप जाओगे कितने पर साथियों, यहां पर मैं बता दे रहा हूं 3rd पर, तो यहां पर दे भी रखा है साथियों। यहां पर देखा है कि आपको उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र को लेकर दिया गया है, पूरी प्रक्रिया दे रखी है कि जैसे संविधान यानी प्रमाणित किया जाता है, श्रीमती या जो भी आप हैं, ठीक है,
और इसके आधार पर देखा जाएगा पूरा 1967 के अनुसार अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। ये पूरे आपके बन जाती, ये आपके वैलिड रहता है जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है। लेकिन जो ओबीसी से आते हैं उनका यहां पर साफ शब्दों उन्होंने कैटेगरी के वाइज देखा रखा है और आपकी आय के हिसाब से इन्होंने दे रखा है। यहां पर लिखा भी साथी, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा संशोधित किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया। और ये आच्छादित नहीं है कि इनके माता पिता की निरंतर 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए प्यारे साथियों? आपको 3 वर्ष के लिए सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए या इससे अधिक नहीं है तो इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं होगी। तो यानी कह सकते हैं आपके 8 लाख से, जो ओबीसी इत्यादि से आते हैं, 8 लाख से आपकी आय जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। ये विशेष आपको ध्यान रख लेना है, ये दिमाग पे बैठा लेना है। तो इसलिए ये भी आपको दे रखा है। जो भी बच्चे कह रहे तो आपको ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। बाद बाकी आर्थिक रूप से जो भी यानी कह सकते ईडब्ल्यूएस के लेकर है वो भी हमने आपको बता दिया। इसकी भी एक 8 लाख से रुपए होता है, 1 साल के लिए वैलिड रहता है ईडब्ल्यूएस, और वित्तीय वर्ष को देखा जाता है। ये भी मैंने सारी चीजें आपके क्लियर कर दी हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको समस्या नहीं होगी। जो अदर स्टेट वाले हैं फॉर्म भरेंगे, एलिजिबिलिटी अगर देखा जाएगा वो भी यानी भर सकते हैं। तुम्हें पता है कि प्रत्येक राज्य का एक अपना रूल रेगुलेशन होता है, 5% 10% आरक्षण रहता है अदर स्टेट को लेकर। लेकिन उनका जो जब वो करेंगे यानी कह सकते हैं तो उनका जो मूल निवास है, तो जैसे अब कोई बच्चा बिहार का है, उत्तर प्रदेश फॉर्म भर रहा है, तो ये तो देखा जाएगा तुम कहाँ के हो, है ना। तो बिहार के हो तो बिहार के मेरे बच्चे आपका वहां का मूल निवास लगेगा। और जो भी आपकी प्रक्रिया है भाई, आपके यानी कह सकते हैं निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ आपकी क्या जाति प्रमाण पत्र क्या है, सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वो होगा, आप नाम फिल कर देना, आराम से क्या कर सकते हैं एक पद सुनिश्चित करना। ठीक भैया, तो ये सारी चीजें थी आपकी, मैंने पूरी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपको सारी जानकारी सही लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो रहा है, फिर भी कोई समस्या आ रही है, तो नीचे मेरे बच्चे आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर देना है, तो आपकी समस्या समाधान मैं कर दूंगा। ठीक भैया, तो किसी बच्चों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, उस समस्या का समाधान प्रशांत सर कर देंगे। बाद बाकी अपनी तैयारी करना प्रारंभ कर दो। और जिन साथियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म जरूर भर दो, ओटीआर को जरूर फिल करो। ओटीआर के बाद 72 घंटे बाद यानी 72 घंटे के बाद आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर ओटीआर मिल जाएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म एलटी ग्रेड का भर सकते हो। तो देरी मत करो, आराम से फॉर्म भर दो, बढ़िया से आगे बढ़ो। और जो आपकी लास्ट डेट है यहाँ की दे रखी है, मैं आपको बता भी ना चाहता हूं सभी बच्चों को जो एलटी ग्रेड को लेकर है, तो आपके यानी कि कह सकते हैं अंतिम 4 तिथि दे रखा है, अगर संशोधन वगैरह सारी चीजें देखते हुए, तो 4 आपका सितंबर तक, उससे पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए। 4 सितंबर के बाद अगर तुम डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हो तो वो आपके मान्य नहीं होंगे। ये विशेष आपको ध्यान रख लेना है। ठीक भैया, तो इसलिए आपके जाति निवास जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं आराम से बनवा लो, अगर समय है तो आराम से, अगर नहीं बनवाया है तो बनवा लो, अगर बनवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, सारी चीजें चेक कर लेना है। ठीक है, तो आज कितना ही, मिलता हूं नेक्स्ट इवेंट में, तब तक के लिए अपने अपने परिवार ध्यान जरूर रखिएगा, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेहनत करते रहो। आज कितना ही, जय हिंद, जय भारत।